हाइफा पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान की तरफ से आपको बता दें, सबसे ज्यादा जो टारगेट है वो ईरान ने तेल अवीव और उसके बाद पोर्ट सिटी हाइफा को ही किया है। ईरान ने क्लस्टर बम से यहां पर हमला किया। ये देखिए आप तस्वीरें, हाइफा के आसमान में क्लस्टर बम नजर आए। और जिस हाइफा में हमारे संवाददाता मौजूद है, वहां पर बीती रात ईरान हमने दबाकर हमले किए और हमले का नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका हुआ है। हमले के बाद मची है अफरा तफरी। ये देखिए, जहां से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, वहां बीती रात कैसे कहर बचाया है, कहर बरपाया है ईरान ने। जरा वो तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरह से हाइफा में लगातार हमले किए जा रहे हैं। क्लस्टर बमों से हमला और बैलिस्टिक मिसाइलों से इस इलाके में हमले किए जा रहे हैं और हमले की तस्वीरें आपके सामने। और इसी जगह पर मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष झा, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने और सीधे आपको लिए चलते हैं हाइफा, जहां पर मनीष झा मौजूद है। मनीष, हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ईरान ने बीती रात हाइफा को लगातार निशाना बनाया। क्या माहौल है, क्या हालात है और कितना डरावना है वहां पर रिपोर्टिंग करना? बिल्कुल विपिन, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चूंकि बारिश भी काफ़ी तेज हो रही है, तो जल्दी जल्दी हम अपने दर्शकों तक वो सारी जानकारी पहुंचा दें। इस वक्त TV9 की टीम हाइफा में उस बजान ऑयल रिफाइनरी पर मौजूद है, जो इजराइल का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है और वो हाइफा पोर्ट पर स्थित है। और यहीं पर कुछ घंटे पहले ईरान की तरफ से मिसाइल से अटैक किया गया था। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, इस वक्त आप उस पूरे प्लांट को TV9 के कैमरे से देख सकते हैं, जहां पर कि यहाँ पर देखिए डिस्टिलेशन यूनिट है उनका, उनके आउटपुट यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है। और जिस तरीके से इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ, ये प्लांट इस वक्त ऑपरेशनल है, यानी कामकाज कर रहा है। यहाँ से रोजाना लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन का जो है प्रोसेसिंग होता है। ये सारा जो तेल है, क्रूड ऑयल है, वो हाइफा पोर्ट पर पहुंचता है और वहाँ से पाइपलाइन के जरिए सीधे इस प्लांट में पहुंचता है। और इस प्लांट में जो ईंधन होता है, दरअसल अगर मैं कहूँ तो ये ऑयल रिफाइनरी एक बड़ा सा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जहां पर पेट्रोल, डीजल और LNG के अलावा यहाँ पर जो दूसरे और पेट्रोकेमिकल से जुड़े प्रोडक्ट हैं उसको भी प्रोसेस किया जाता है। तो जिस वक्त यहाँ पर ईरान के मिसाइल आकर गिरे, हालांकि यहाँ की अथॉरिटी का कहना यह है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद यहाँ पर उसके टुकड़े आकर गिरे और उसकी वजह से यहाँ पर आग लगी थी। इस वक्त भी कैमरे पर आप थोड़ा थोड़ा धुआं देख सकते हैं, यानी कि कई घंटे के बाद भी पूरी तरह से आग पर काबू कर लेने के बाद भी अभी कुछ धुआं निकल रहा है। और ये वो धुआं नहीं है जो कि प्लांट में होता है, मैं ये साफ कर दूं, वो धुआं कुछ अलग अलग हिस्से में मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मिसाइल के लगने की वजह से जो धुआं है वो इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं कि जो अभी भी निकल रहा है। सबसे पहले हम प्लांट के गेट पर गए, लेकिन अथॉरिटी ने, सिक्योरिटी ने हमें कहा कि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो हम इस वक्त प्लांट के बाहरी हिस्से से आपको दिखा रहे हैं। इसलिए स्वतंत्र तौर पर यह पुष्टि करना कि कितना डैमेज हुआ ये मुश्किल है, लेकिन हाँ, जो मैंने देखा या जो अभी मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि प्लांट का कामकाज चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसको डैमेज भी हुआ है। अब जो डैमेज का हिस्सा है, जैसे देखिए जरा रोहित, जरा ये गोल वाला हिस्सा दिखाइए, ये जो आप देखिए, ये डेस्टिलेशन यूनिट है। जब डेस्टिलेशन यूनिट में अगर मिसाइल आकर गिरती है तो वैसी स्थिति में जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में महीनों लग सकते हैं। तो अभी ये सुरक्षित है, ये कामकाज कर रहा है। ये जो प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के आप लंबे लंबे खंबे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सब यहाँ पर फंक्शनल है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, मुझे खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। तो ये इसको नुकसान नहीं पहुंचा है। एक बात और मैं कह दूं कि ऐसा नहीं कि इजराइल को अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर अटैक होगा, इसलिए इजराइल ने आयरन डोम के कई लेयर यहाँ पर लगा रखे हैं। जब कभी ईरान के मिसाइल आते हैं तो यहाँ से आयरन डोम को निकलते हुए हमने कई बार यहाँ से रिपोर्टिंग भी की है। तो इस वक्त ये ऑयल रिफाइनरी, ये प्लांट कामकाज कर रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जिस इजराइल ने ईरान में उनके ऑयल प्लांट पर, उनके उस जगह पर जहाँ पर कि पूरा गैस का क्षेत्र मौजूद है, वहाँ पर अटैक किया था, तो बदले में ईरान ने यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले की और जिसकी वजह से इस प्लांट को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद जब इस प्लांट की सुरक्षा के लिए आयरन डोम को खास कर लगाया गया है, लेकिन तब भी यहाँ पर ये काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इसके बावजूद यहाँ पर कामकाज चल रहा है। देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ से जो फ्यूल बनता है, इसी फ्यूल से यहाँ पर चाहे इजराइल के जो फाइटर जेट यहाँ से जाते हैं ईरान में
बम वर्षा करने के बिल्कुल। लिए, वहां पर एयर स्ट्राइक करने के लिए उनको भी बिल्कुल, और यही कहीं से वजह। और मिलता है। मनीष, आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए, और आपने ये जो वहां से लाइव रिपोर्टिंग की है, ये बताने के लिए काफी है कि कैसे ईरान की तरफ से क्यों इस खास जगह को, हाइफा में इस खास जगह को, इस डिपो को निशाने पर लिया जा रहा है ताकि इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे मनीष, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं। इजराइल के हाइफा में बारूदी प्रहार, देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष, अभी इसी को लेकर ये बड़ी खबर हाइफा से ही है। हाइफा रिफाइनरी के पास, ठीक पास आकर मिसाइल गिरी। ये देखिए आप, जिस वक्त हमला हुआ, और अभी मनीष आपको दिखा रहे थे कि वहां पर कैसा नुकसान हुआ है या फिर कैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया है, और जिस वक्त हमला हुआ, अब ये हम उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त की तस्वीर, और जैसा मनीष बता रहे थे, इस जगह पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि जो ईंधन की आपूर्ति है, फिर चाहे वो इजराइल की डिफेंस फोर्स हो या फिर इजराइल की तमाम जरूरतें, वो यहां से एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। अब देखिए खबर यह कि हाइफा में मिसाइल अटैक से भारी तबाही हुई है। रिहायशी इलाके में गिरी है ईरानी मिसाइलें। मिसाइल के बलबे से घरों में आग लग गई है। अब वो तस्वीर भी आपके सामने, ये देखिए। रिफाइनरी को निशाना बनाकर हमला, आयरन डोम वहां पर एक्टिव है, लेकिन जो मिसाइलें हवा में निष्क्रिय हो रही हैं, उसका मलबा आकर जमीन पर गिर रहा है और वो रिहायशी इलाके में गिर रहा है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे घर हैं जिनमें आग लग गई है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध में पहली बार नसरल्ला मिसाइल से हमला हुआ। हाइफा में नसरल्ला मिसाइल से हमला, ईरान ने लॉन्च की है हमलों की 66वीं लहर। तो ईरान की मिसाइल पावर, इजराइल अमेरिका बेदम। जरा आप जानिए नसरल्ला मिसाइल के बारे में सबसे पहले देखते हैं पूरी जानकारी। जो ईरान की मिसाइल पावर है जिसने इजराइल में और जो अमेरिकी बेसिस है वहां पर कोहराम मचा रखा है, एक एक करके आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहली बार नसरल्ला मिसाइल दागी है ईरान ने। हाइफा पर इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और नुकसान पहुंचाया गया है। हिजबुल्लाह कमांडर के नाम पर इसका जो मिसाइल का नाम है वो रखा गया है। कद्र मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन नसरल्ला को बताया जा रहा है। इसके बाद जो अगला नाम है वो है सैजिल मिसाइल का। 16 मार्च को पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और महज 7 मिनट में इजराइल पहुंचने में यह सक्षम है। डांसिंग मिसाइल आयरन डोम को यह चकमा दे सकती है। सोचिए इस कदर यह काबिल है। सैजिल से हमले में तेल अवीव में भारी तबाही मची थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद अगला नंबर आता है खैबर शैकर मिसाइल का। किला तोड़ने वाली मिसाइल इसे कहा जाता है, बहुत ही पावरफुल है। डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भेदने में यह सक्षम है। ईरान की सबसे एडवांस ये बैलिस्टिक मिसाइल है। सरकारी परिसर हाइफा मिलिट्री सेंट्रल पर इसी के जरिए हमला किया गया। और इसके बाद अगला नाम है, कई बार आपने सुना होगा, खुर्रम शहर का। खुर्रम शहर 4 मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड से लैस है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल एक साथ करीब 80 बम से लैस होती है। यानी यह मिसाइल जब फटती है तो पहले आसमान में इससे कई सारे जो बम है वो निकलते हैं, क्लस्टर बम जिसे कहा जाता है। मिसाइल इजराइल को खुर्रम शहर से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 3 इजरायली डिफेंस सिस्टम को इस मिसाइल ने नाकाम किया है। कुछ इस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। संजय कुलकर्णी सर, जरा आप बताइए, जिस तरह से हाइफा को लेकर हमने खबर बताई, पहली बार नसरल्ला मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और हमने देखा कि कैसे उसने डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए टारगेट पर हमले को अंजाम दिया। जो ये मिसाइल पावर है ईरान की, इसके बल पर ईरान कितना लंबा टिक सकता है। नुकसान तो कर रहा है नो डाउट, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कितना सस्टेन कर पाएगा, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है जिस प्रकार से ईरान धीरे धीरे इनोवेट भी कर रहा है, क्लस्टर बॉम्ब्स को जिस प्रकार से वो इस्तेमाल करें इन मिसाइल्स के द्वारा, चाहे वो करम शहर हो या फिर सेजिल में हो, या फिर जिस प्रकार से नई मिसाइल बार बार इस्तेमाल कर रहा है हाइफा पे, तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं तो उसके मलबे के द्वारा भी नुकसान हो रहा है। और ये क्लस्टर बॉम्ब जो उसके अंदर है वो भी जब 80-85 पूरे 6-7 किलोमीटर के दायरे में फैलते हैं उससे भी नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान की भरपाई करना बहुत कठिन हो जाता है। और नुकसान की भरपाई किससे होगी? तेल से, गैस से। अगर तेल और गैस की ही सब बर्बादी में लगे हुए हैं तो भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो ईरान को भी अब मुझे लगता है हो सकता है कि ये आखिरी दिन हो युद्ध का, या एक और दिन चले और इसके बाद पूरे विश्व में शायद ज्ञान आ जाए कि
सब एक ही बात है, अगर अमन और चैन से होगा तो अरब में जितने भी खाड़ी के देश हैं उनका भी गैस, उनका भी तेल बच जाएगा, ईरान का भी गैस और तेल बच जाएगा, इजराइल की जो रिफाइनरीज है जहाँ इजराइल पे भी नुकसान हो रहा है वो भी बच जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऑनरेबल एग्जिट मिलेगा ईरान को। तो ईरान ने सोच लिया है पलटवार बहुत ज़बरदस्त, क्लस्टर बॉम्ब, खुरमशहर मिसाइल, सेजिल मिसाइल और इस तरह के, और जैसे आप बार बार करें 5 मिनट मतलब सुपरसोनिक नहीं, ये तो हाइपरसोनिक की तरफ जा रहा है। अगर सुपरसोनिक होता तो तकरीबन 19 मिनट लगते हैं, तो काफ़ी वक्त लगता है, 3-4 देशों के ऊपर से उसने गुजरना है, तब जाकर के आयरन डोम ने उसको इंटरसेप्ट करना है। लेकिन 5 मिनट मतलब इंटरसेप्ट करने का भी वक्त नहीं है। मतलब मिलेगा सर, ये पूरी लड़ाई न्यूक्लियर पावर को लेकर शुरू हुई थी, अब एनर्जी पर पूरी आकर टिक गई है और शायद अब ईरान को ये समझ आने लगा क्योंकि ईरान घिरता नजर आ रहा है। लौटूंगा सर वापस आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य पूर्व में अमेरिका की नई और बड़ी तैनाती का फैसला। कई जहाज और सैनिक मध्य पूर्व की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गए हैं। 2200 से ज्यादा नौसेना के सैनिक जा रहे हैं मध्य पूर्व और अमेरिका कर रहा है यूएसएस बॉक्सर की तैनाती। अमेरिका के सैन डिएगो से मध्य पूर्व में यह बहुत बड़ी तैनाती है क्योंकि खरद्वीप पर हमला करना है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे की यह पूरी तैयारी है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनात किए नए हथियार। A-10 वॉर्थॉग विमान की तैनाती की गई। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित करने की कवायद। 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम को भी यहां पर तैनात किया गया। और देखिए जंग में अमेरिका के नए धुरंधर कौन है, जरा वो जान लीजिए। देखिए क्या है, A-10 वॉर्थॉग विमान इस जंग में एंट्री कर चुका है। ईरान के दक्षिणी मोर्चे पर यह तैनात है। हॉर्मुज़ संकट के लिए विशेष तौर पर इसकी तैनाती की गई है। इसकी स्पीड की बात करें तो ईरानी हाई स्पीड बोट पर टारगेट, इसका निशाना लगाने के लिए सबसे माहिर और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट गनों से यह पूरी तरह से लैस है। 1 मिनट में 3900 राउंड फायरिंग करने में यह पूरी तरह से संभव है, सक्षम है। और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी करुणा इस पर मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर इसकी बात करें तो मध्य पूर्व के बेसिस से लगातार इनके जरिए उड़ान जारी है। ड्रोन के खिलाफ मिशन पर इन हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर सकते हैं, ये इतने पावरफुल हैं। दुश्मन की अग्रिम पोस्ट पर भी हमला ये कर सकते हैं। जमीनी जंग शुरू होते ही ये सबसे खतरनाक हथियार के तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए साबित होंगे ईरान के खिलाफ। जी बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अब बहुत दिन का युद्ध नहीं बचा हुआ। जेके त्रिपाठी सर, आपका अनुभव क्या कहता है? युद्ध के 21वें दिन अब वो ऐसे पानी के जहाज को तैनात किया जा रहा है और ग्राउंड पर पहली बार ऐसा माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में अगर अमेरिकी सैनिक उतरेंगे तो कुछ बड़ा होने जा रहा। आपको क्या लग रहा है, 21वें दिन ये युद्ध किस तरफ जा रहा है? कितने दिन चलने की संभावना? और क्या अगर बूट्स ऑन ग्राउंड यानी अमेरिकी सैनिक ग्राउंड पर उतर गए तो ईरान सरवाइव कर पाएगा? आपको लग रहा है ये? देखिए, मेरे ख्याल से तो ईरान पे अमेरिकी सैनिक ईरान में नहीं उतरेंगे, मध्य पूर्व के और कई देशों में उतर सकते हैं। ईरान में उतरने का मतलब होता है आत्मघात, क्योंकि अगर अगर अमेरिकी सैनिक ईरान पे उतरेंगे तो ईरान में इतने IRGC ने इतने अब 31-32 थिएटर्स बनाए हुए हैं जिसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से प्रतिरोध किया जा सकता है, तो वो भारी पड़ेगा। और आपको याद होगा कि 15 साल से अमेरिकी जनता यही कहते आ रही है कि हम नहीं चाहते कि हमारे अमेरिकी सैनिक, बाहर तैनात हुए अमेरिकी सैनिक बॉडी बैग में वापस आएँ, उनकी बॉडीज़ आएँ। तो ये अमेरिका में बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है अगर ट्रंप ईरान की धरती पर अपने सैनिक उतारेंगे तो। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ट्रंप भी चाहते हैं कि अब भले ही बातचीत लंबी कर रहे हैं बातें, लेकिन ये ट्रंप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो, क्योंकि नहीं तो देखिए नाटो ने उनसे किनारा कर लिया, उसने EU ने उनसे किनारा कर लिया कि हम हॉर्मुज़ खोलने में आपकी मदद नहीं करेंगे। कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस सब ने मना कर दिया है। तो एक तरह से अमेरिका अकेला पड़ता नज़र आ रहा है और उसे भी ये लगता है कि जल्दी से जल्दी हम ये ख़त्म करें, नहीं तो मध्य पूर्व के तेल इस्टेब्लिशमेंट पे अगर हमला होता रहेगा ईरान का तो
तेल का बिल्कुल सर, और सर वो हम देख भी रहे हैं कि पहले कैसे तमाम जो रिफाइनरीज है उन पर हमला किया गया और उसके बाद जो एलएनजी डिपोज हैं उन पर टारगेट करके मध्य पूर्व में खाड़ी के देशों में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पूरी दुनिया में एक बड़ा संकट है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर ट्रंप के साथ आए हैं 7 सहयोगी देश। पहली बार ऐसा हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ आए हैं ये 7 देश। 7 देशों ने क्या कहा? ईरान होर्मुज का रास्ता खोले, होर्मुज को खोलने के विकल्प पर विचार होना चाहिए। 7 देशों ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमले की निंदा भी की है। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान। मैक्रो ने बयान दिया, क्या कहा है? हॉर्मुज स्ट्रेट की जंग में फ्रांस शामिल नहीं होगा, किसी भी ऑपरेशन में हम शामिल नहीं होंगे। मैक्रो ने यह साफ कर दिया और फ्रांस युद्ध के पक्ष में हम नहीं हैं। यह बात फ्रांस की तरफ से साफ कि ईरान जंग में फ्रांस किसी तरह से शामिल नहीं होगा। तो होर्मुज स्ट्रेट पर क्या कहा गया नेतन्याहू की तरफ से, यह आपको बताते हैं। होर्मुज बंद करना ब्लैकमेल करने की कोशिश करने जैसा है। होर्मुज पर अमेरिका के साथ इजराइल खड़ा हुआ है, यह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। तो होर्मुज पर पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका के साथ 7 देश आकर खड़े हुए हैं। क्या हुआ है पहले आप जानिए। ट्रंप के साथ सहयोगी देशों का होर्मुज पर बयान सामने आया। 7 देशों ने क्या कहा होर्मुज को लेकर? यूएस के साथ होर्मुज स्ट्रेट को ईरान खोले, बारूदी सुरंग वहां से हटाए। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, खाड़ी देशों पर ईरान का हमला करना गलत है, यह बात कही गई है। 7 देशों ने ईरान के हमले की मिलकर निंदा की है और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के विकल्पों पर अब वो विचार करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में अफरा तफरी जैसा माहौल है। रास्ता खोलने के सभी विकल्पों पर 7 देश एक साथ हॉर्मुज का कूटनीतिक हल निकाले, इसकी तरह सोच रहे हैं। 7 देश हॉर्मुज में सैनिक और जहाज नहीं भेजेंगे। करुणा, बिल्कुल। अब ये देखिए आप 7 देशों का गठबंधन कौन सा है जो कि सपोर्ट में खड़े हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा। अब बड़ी बात आप समझिए, होर्मुज पर पहली बार ट्रंप के साथ ये 7 देश आए हैं। बातचीत या फिर अन्य विकल्पों में अमेरिका के साथ फ्रांस ने मना कर दिया, लेकिन बाद में साथ आ गया फ्रांस भी। ईयू भी होर्मुज में सैन्य एक्शन के खिलाफ है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, सबसे बड़ा संकट इस वक्त हम यही देख रहे हैं जो कि होर्मुज को लेकर है। इस वक्त आप हाइफा में जरूर मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आखिरकार क्या लग रहा है आपको, क्योंकि 7 देशों का समर्थन मिल रहा है लेकिन वो बातचीत पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या कोई सैन्य इंटरवेंशन, कोई सैन्य कार्रवाई हो सकती है? इसके भी कोई संकेत मिल रहे हैं आपको क्या? देखिए, अगर लगातार ईरान की तरफ से अटैक होते रहे, खास करके जो दूसरे और देश हैं उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो कतर हो, सऊदी हो, यूएई हो, तो वैसे कंडीशन में अभी तक जो मुल्क ये कह रहे हैं कि हम अभी तक डिफेंसिव हैं, वो ऑफेंसिव रुख भी अख्तियार कर सकते हैं। यानी कि खाड़ी के सभी देश मिलकर ईरान पर फिर जंग करने की स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले उनकी कोशिश है कि बातचीत के जरिए ईरान मान जाए और ईरान उन देशों पर अटैक ना करे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ईरान अभी उन देशों पर अटैक करना बंद करेगा, क्योंकि ईरान को ये समझ में आ गया है कि इस जंग में अगर रोकना है तो इन्हीं खाड़ी देशों पर लगातार अटैक करो, ताकि यही देश अमेरिका पर, इजराइल पर ये दबाव बनाएंगे। जैसा कि देखिए कि दबाव हो भी गया कि कल जिस तरीके से ट्रंप को ये कहना पड़ा कि हमने इजाज़त नहीं दी थी, या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब हम और अधिक ईरान के गैस एरिया पर हम अटैक नहीं करेंगे। तो ये एक तरह का दबाव, ये एक तरह का बिल्कुल मनीष, दबाव बनाने की कोशिश है। और ये 7 देश अगर साथ आए तो कहीं ना कहीं ट्रंप की ताकत में इजाफा होगा और हॉर्मुज के बहाने ही सही, कम से कम अमेरिका को कुछ देशों का साथ तो मिल रहा है। और हाइफा पर यह हमारी कवरेज जारी रहेगी। लौटेंगे वापस आपके पास, आप नजर बनाकर रखिए और वहां से और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजने की कोशिश करिए।